सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी कुलकर। सुप्रभात शैला। और अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बड़ी खबरों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आज बात होगी स्टार्टअप महाकुंभ को लेकर, जिसके समापन में बहुत अहम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। और भी होंगी कई महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही साथ फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी होंगी। तो चलिए सीधे रुक करते हैं सबसे पहले टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। दिल्ली में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ का आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रदर्शनी का अवलोकन, उद्यमियों और हितधारकों को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी। आज से भरे जाएंगे नामांकन। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई दिल दहलाने वाली वारदात, 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया आरोपी, कारण अभी साफ नहीं। पश्चिम बंगाल में कूचबिहार जिले के दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक के काफिले पर हमला। ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा पर आरोप। बेंगलुरु ग्रामीण में जेडीएस ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पर लगाया मतदाताओं को मुफ्त चीजें बांटने का आरोप। चुनाव आयोग से कांग्रेस प्रत्याशी डीके सुरेश के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह भूमि विवाद मामले में मुकदमों की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज। प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 20% की बढ़ोतरी। 17 मार्च तक लगभग 18,90,000 करोड़ का कलेक्शन। चालू वित्त वर्ष में 19.45 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पार करने का अनुमान। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु आज करेंगी अपने अभियान का आगाज। पहले दौर में थाईलैंड की पी चाइकिवांग से होना है मुकाबला। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बदायूं की एक खबर के साथ। बदायूं में जघन्य अपराध हुआ है। यहां पर डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है और ये मर्डर 2 निर्दोष मासूम बच्चों का हुआ है। दोनों सगे भाई थे, जबकि तीसरे भाई को गंभीर हाल में जिले में यहां पर 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में कल देर शाम एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, युवराज और हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बच्चों की हत्या की घटना के बाद मौके पर तनाव फैल गया और भीड़ ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दो बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल, एक 8 साल है। दोनों छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की निस्संदेह हत्या कर दी। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया
पुलिस से मैंने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है। सूचना मिली यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसका पुलिस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको सजाया हो जाएगा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई लोग और लगभग 11 साल और 6 साल उनको बताई जा रही है। अभी कोई कारण स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। और बदायूं से ही इस बड़े मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल सक्सेना। राहुल, जिस तरह से पुलिस ने आज फ्लैग मार्च भी निकाला है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आईजी बरेली का ये कहना है कि वो व्यक्ति सीधा कुल्हाड़ी लेकर आया और छत पर ऊपर पहुंचा, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली एंट्री हम इसको मान सकते हैं। मोडोस ऑपरेंडी क्या रही है तो खैर पुलिस का जांच का विषय है, लेकिन फ्रेंडली एंट्री का मतलब कहीं ना कहीं वो आरोपी उन बच्चों को जानता था। नहीं, बिल्कुल सना, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो साजिद है जिसने इस घटना को अंजाम दिया अपने जो साथी है जावेद के साथ जी, वो परिवार में पहले से आना जाना था और इसके जो मृतक बच्चे हैं जिनकी निर्मम हत्या की गई है, उनके जो फादर हैं विनोद जी, वो ठेकेदारी का काम करते हैं। उन्होंने ही इसकी जो सैलून की हेयर की दुकान जो है अपने घर के पास अपने सामने खुलवाई थी। तो ये लोग फ्रेंडली थे और घर में अक्सर आना जाना रहता था, इसलिए किसी को इस तरीके का कोई संदेह भी नहीं हुआ। परिवार वालों का साफ कहना है कि कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी इनसे, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं था। फिर भी इसने किस तरीके से, किन कारणों से इस जो है हत्या को अंजाम दिया है, हत्याकांड को अंजाम दिया है, इसके लिए वो भी बहुत सख्ते में है कि आखिर क्या वजह रही, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यही बात जो है वो बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति जिसकी मदद एक परिवार बार बार करता रहा है, वही व्यक्ति परिवार में घुसता है और बच्चों की हत्या कर देता है। कोई भी कारण हो, लेकिन बच्चों की हत्या कर देना ये अपने आप में किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से धारदार हथियार से उसकी निर्मम हत्या, दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की गई है, उससे तो ये लग रहा है कि उस व्यक्ति ने बार बार, और जो बच्चों की बॉडी है उस पर भी कई बार वार किया गया है धारदार हथियार से। तो ऐसा लग रहा है कि उसी मतलब दुश्मनी तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत ज्यादा निर्मम तरीके से बच्चों की हत्या की गई है। दूसरे आरोपी के बारे में कुछ खबर मिल पाई है? लगातार पुलिस की दबिशें हैं। रात से ही जो है एडीजी जॉन बरेली, आईजी, कमिश्नर, एसएसपी, जिले के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, मंडल के बड़े अधिकारी हैं, यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और लगातार दबिश दी जा रही है, कोशिश की जा रही है। अभी एसएसपी से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि हम जल्द ही जो दूसरा आरोपी है, जो सहयोगी था उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 2 बच्चों की मृत्यु हुई है ये तो बहुत दुखद है ही और हृदय स्पर्शी है, लेकिन युवराज जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है उसका हाल इस वक्त क्या है, जो तीसरा बच्चा है? फिलहाल जो तीसरा बच्चा है वो जब जो आरोपी साजिद था इस घटना को अंजाम दे रहा था, तब उसने बोला था कि आप पानी लेके नीचे आओ, क्योंकि घर में आना जाना पहले से था। तो वो बच्चा जो है पानी लेके ऊपर पहुंचा, जब उसने इस तरीके की घटना को देखा तो वो चीखता हुआ नीचे भागा और जो साजिद है उसने कोशिश ये की कि उस पर भी जो है 2-3 बार करने की कोशिश की, उससे थोड़ी बहुत चोटें उसको आई हैं, मगर फिलहाल जो अस्पताल के अधिकारी हैं और उन सब लोग हैं वो खतरे से बाहर है, किसी तरीके से उसको ज्यादा चोट नहीं आई है। तो ये भी खबर आ रही थी कि वहां पर जो है हालात काफी लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा था, लोग सड़कों पे आ गए थे। अभी स्थिति क्या है? लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ है क्योंकि एक आरोपी का एनकाउंटर भी हो गया है? जी, देखिए, जिस तरीके से 2 समुदायों के बीच का, 2 समुदाय के बीच का मामला ये था, तो आक्रोशित भीड़ ने रात ही जो है, मैं मौके पर मौजूद था, तमाम आगजनी की। जो 4 खोखे थे यहाँ पे दूसरे समुदाय के, उनमें आग लगा दी और तमाम आगजनी करी। पुलिस के बैरियर्स जो है उनमें आग लगा दी और साइकिल वगैरह जो थी उसमें आग लगा दी थी। तो आगजनी तो की है, मगर फिलहाल जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे पहुंच कर नियंत्रण लिया, बाई फोर्स के एसएसपी मौके पर डटे रहे और जो स्थिति है तनावपूर्ण स्थिति है, मगर
स्थिति नियंत्रण में है पूरी। राहुल, क्या पुलिस ने जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, चश्मदीद रहे हों या फिर आसपास के पड़ोसियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जिन 2 आरोपियों का नाम लिया जाए जो एक मुठभेड़ में मारा गया और अभी फरार है, आखिर इनकी मनोस्थिति क्या रहती थी, कि किस तरह से वहां पर जो लोग रहते हैं उनके साथ उनका आचार व्यवहार था? फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं वो पूरी कॉलोनी जो है उनमें सभी लोगों के जो मोस्टली लोग हैं उनके बाल काटता था, तो कभी किसी तरीके की इस तरीके का किसी को कोई संदेह भी नहीं हुआ कि वो इस तरीके की घटना को कभी अंजाम दे सकता है। और ना आसपास के एरिया के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, ना कभी उसने इस तरीके का कोई आचरण किया। मगर जिस तरीके से निर्मम हत्या बच्चों की गई है उससे तो यही लग रहा है कि क्या कारण रहे, क्या वजह रहे कि उसने इस तरीके से निर्मम बच्चों की जो हत्या की है, उसका अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए, आगे जो भी जानकारी निकलती है वो हम आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट देने के लिए। बिल्कुल, और साफ ये है कि मकसद उसका साफ था जिस मकसद के साथ वो घर में घुसा, और हम उम्मीद करते हैं कि दबिश के दौरान जल्द ही उस दूसरे आरोपी को भी पुलिस पकड़ेगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support SBI Startup Branch पे। Delivery boy has picked your order. अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिल्कुल, अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों को और बात करते हैं नई दिल्ली के भारत मंडपम की, जहां जारी स्टार्टअप महाकुंभ का आज समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप महाकुंभ में उद्यमियों और सभी हितधारकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रही है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप महाकुंभ एक मंच है जो स्टार्टअप, इनोवेटर्स और उभरते उद्यमियों की दुनिया में हितधारकों को एक साथ लाता है। दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप का प्रदर्शन जो है वो अभूतपूर्व रहा। प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप महाकुंभ में प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है, जिसमें रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई, जो भारतीय स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र के सभी हितधारकों के लिए एक जीवंत मंच के रूप में काम कर रहा है। विशाल संगम में सभी राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 3000 भावी उद्यमी और 50,000 से ज्यादा व्यावसायिक जो विजिटर्स हैं वो भी शामिल हुए। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ गए हैं। अजय, सुप्रभात आपको। जब हम बात करते हैं नवोन्मेष की, बात करते हैं उद्यमियों की, तो आज का दिन साफ तौर पर जो स्टार्टअप महाकुंभ जिसमें प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो कई और ऐसे अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज के लिए काफी खास रहने वाला है।
देखिए, एक दिन था आंचल, 16 जनवरी 2023 जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, और उस वक्त भी जो विज्ञान भवन में जब इसकी लॉन्चिंग की गई तो एक ज़बरदस्त माहौल था, ऊर्जा से भरा हुआ। और उसी तरह की ऊर्जा 8 साल बाद हम देख रहे हैं, और कई गुना वो ऊर्जा ज़्यादा हो चुकी है। निवेश के लिहाज से, स्टार्टअप्स की संख्या के लिहाज से, यूनिकॉर्न के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिहाज से ये इकोसिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि अब आप दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुके हैं। लेकिन ये जो महाकुंभ ये अभी लगाया गया है, वो एक प्लेटफॉर्म है देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल लेकर के जाने का। और आज मुझे लगता है भारत मंडपम में उसी एनर्जी को आज हम एक बार फिर से विटनेस करेंगे, जब कई गुना यहां से आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा स्टार्टअप शोकेस कर रहे हैं यहां पर, 5000 उम्मीद की जा रही है, 5000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप यहां से आगे निकल करके आएंगे। यूनिकॉर्न्स की संख्या में इजाफा होगा, निवेश की संख्या में इजाफा होगा, और डीप टेक जो कि बहुत बड़ा फोकस है, जो सेक्रेटरी हैं DPIIT के, जो कि स्टार्टअप इंडिया मिशन को इस वक्त संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी ही नई स्टार्टअप पॉलिसी लेकर के आ रही है डीप टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप देखेंगे कि न केवल फंड्स ऑफ फंड जो कि 10,000 करोड़ रुपए का शुरू किया गया था 2016 में, जिसका नतीजा अभी दिख रहा है कि करीब 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में हो चुका है। आपको नए फंड्स ऑफ फंड्स की घोषणा होते हुए दिखेगी, आपको नए यूनिकॉर्न्स बनते हुए दिखेंगे, और डीप टेक और AI जो कि आज एक बज़वर्ड बन चुके हैं, वो आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे। मुझे लगता है क्रॉस द सेक्टर यही टेक्नोलॉजीज जाकर के सॉल्यूशंस लेकर के आएंगी ग्रैंड चैलेंजेस का। बिल्कुल अजय, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, उनकी जो सोच है और उनका जो सपोर्ट है, उसी के कारण आज स्टार्टअप्स इतना बेहतरीन करके दिखा रहे हैं। आज स्टार्टअप्स को इतना ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ की तो हम बात करें, पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति हुई है वो सभी ने देखी है स्टार्टअप्स की। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो स्टार्टअप्स की सक्सेस का एक आंकड़ा सिर्फ ये है कि ये जितने भी देश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई ना कोई स्टार्टअप हर एक जिले में कार्य कर रहा है। कल मैं अंडमान निकोबार में एक स्टार्टअप है, उनके साथ बात कर रहा था। वो वहां पर फूड वेस्टेज की समस्या जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में होती है और लोगों को खाना नहीं मिलता है, वो कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और एनजीओस के साथ मिलकर के वो डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। अंडमान जैसे जगह पर ऐसे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। राजस्थान में छोटे छोटे आर्टिसांस को जोड़ने के लिए जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, जो फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ले आने के लिए ई-कॉमर्स के नए नए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। ये छोटे छोटे उदाहरण है जो आपको टायर 2 टायर 3 सिटीज से मिल रहे हैं। और आप देखिए 2022 में $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। 2023 में बहुत ही मुश्किल रहा कोविड की वजह से, और उसके बाद हमने देखा कि एक विंटर दिखाई दिया, ठंड आ गई, लेकिन अब लगता है वो $7 बिलियन की जो ठंड थी वो बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। और यह महाकुंभ बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म साबित होगा वापस इन्वेस्टमेंट खरीदने के आकर्षित करने के लिए। और ये जो बहुत बड़ा महाकुंभ है, इसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, एक्सेलरेटर्स भी हैं और स्टार्टअप्स भी हैं। यहां से कोई न कोई बड़ी एनर्जी और एक बड़ी क्रांति आपको जरूर आज आती हुई दिखाई देगी। अजय, अगर इस बार के विषय की बात की जाए तो विषय रहा भारत इनोवेट्स, जिसमें मेंटरशिप प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। पिच स्पर्धा, यानी कि आप अपने आइडिया को पिच कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गेमिंग की दुनिया में किस तरह से स्टार्टअप नए आयाम जो है वो कायम करता हुआ नजर आएगा, इस पर भी रहेगी नजर। बिल्कुल सही बात है। और गेमिंग की अगर हम बात करें तो गेमिंग का पेवेलियन सबसे ज्यादा युवाओं से भरा दिखाई दिया, क्योंकि 3 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ई गेमिंग की, और बहुत ज्यादा लोग पैसे बना रहे हैं। मोबाइल पे गेम खेलने का जो शौक है उसको लोगों ने इंडस्ट्री बना दिया है। विकी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारा फोकस सेक्टर्स है, जिसमें D2C कस्टमर्स, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स इंक्यूबेटर्स, क्लाइमेट टेक, AI SaaS, फूड टेक और एग्रीटेक और बायोटेक जैसे जो बड़े फोकस सेक्टर्स हैं, जिसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि युवाओं की जो सबसे बड़ी संख्या है वो ई गेमिंग को लेकर के है। और यहां पर वर्चुअल क्रिकेट से लेकर के रमी सर्किल जैसे बड़े बड़े जो टूर्नामेंट है वो आयोजित किया जा रहा है, और युवा बड़ी संख्या में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये तो चलिए एक इंडस्ट्री की बात हुई जो 3 लाख करोड़ रुपए की है। मुझे लगता है कि $1 बिलियन इंडस्ट्री केवल एक यूनिकॉर्न आपको देती है, और 100 से ज्यादा 109 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अभी छुपी हुई हैं, और भारत से ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। यही भारत सरकार की सोच है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कोई न कोई
हमेशा की तरह नया मंत्र जरूर देंगे स्टार्टअप्स में नई ऊर्जा लाने के लिए, और हम सभी को उनका इंतजार है। आज 10:30 बजे के बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा। एग्जीबिशन का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद संबोधन। बिल्कुल इसी के जरिए अजय, युवाओं की सोच को भी एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि युवा अपनी नई नई सोच को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें, ऐसे स्टार्टअप्स है, जैसे कबाड़ से वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह के तमाम सारे ऐसे अलग अलग फील्ड्स के एग्जाम्पल हैं कि युवाओं की सोच को स्टार्टअप के जरिए नया मंच मिल रहा है, वहीं देश की प्रगति में भी सहायक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। ये केवल माइंडसेट की बात है। आपने बिल्कुल कहा कि जो माइंडसेट है, माइंडसेट में चेंज हो रहा है कि आपको एम्प्लॉयमेंट लेने वाला नहीं, आपको रोजगार देने वाला बनना है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम उसी एक बड़ी समस्या का समाधान है कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में जो ये बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे वो आपके मूलभूत सुविधाएं को हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप सॉल्यूशंस कैसे कम खर्चे में एक बड़ा सॉल्यूशन दे सकते हैं, यही माइंडसेट इस स्टार्टअप इकोसिस्टम ने, स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म ने बदला है। और टायर 2, टायर 3 सिटीज से ऐसे सॉल्यूशंस का आना और उसके बाद ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलना, यही सरकार करती है, प्लेटफॉर्म देती है, सबको एक साथ लेकर के आती है, और ये इकोसिस्टम खुद ब खुद अपने नतीजे जमीन पर दिखाता है। बिल्कुल, और इसीलिए मुझे याद है कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका कहना था कि टियर 2 सिटीज से सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स के जो हमने उभरते हुए कई ऐसे लोग देखे हैं, कई ऐसे युवा देखे हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भारत को मल्टीलैटरल फोरम्स पर एक ऊंचे कद के साथ खड़ा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जहां अजय ने कहा कि करीबन 100 से ज्यादा हम यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, 500 से ज्यादा जो इनोवेटर्स हैं, उसे 1000 से ज्यादा उद्यमी हैं, तो आप समझिए कि इस महाकुंभ का मतलब ये है कि भारत जो है वो निवेश के लिहाज से, सॉल्यूशंस देने के लिहाज से, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मेडिसिन में टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जब हम ड्रोन्स की बात करते हैं तो एक अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं नया सवेरा में। खबरों का सफर जारी रहेगा आगे भी, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अब आज से सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 27 मार्च तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। केंद्रीय चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान। तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होने हैं, और जो तमाम राज्य हैं वो आपको बताएं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में होंगे चुनाव। जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम
यहाँ भी मतदान होंगे। इसके अलावा नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा में भी वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार में भी वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे। तो 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया है। और इस बीच पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मीडिया के लोगों को अति आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया। आयोग के इस फैसले के बाद चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिल गया। दिल्ली में मीडियाकर्मी जो मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग के द्वारा अधिकृत हैं, वो डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा मीडियाकर्मी उस संसदीय क्षेत्र के संबंधित डीईओ आरओ के कार्यालय से फॉर्म 12D प्राप्त कर सकते हैं, जहां वो मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा करते हुए पत्रकारों से ये वायदा किया था। और दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि कुमार जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, सुप्रभात। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अच्छी खबर कह सकते हैं ये उन पत्रकारों के लिए जो कि चुनाव के दिन ड्यूटी पर होते हैं। हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात तो यही है। और क्योंकि ये बात बहुत लंबे समय से चुनाव आयोग के सामने पत्रकारों के द्वारा रखी जा रही थी, लेकिन अंततः समाधान हो ही गया। और जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय ये आखिरी सवाल था, लेकिन इस आखिरी सवाल पर जो प्रतिक्रिया दी थी कि आप भरोसा रखते हैं हम इस पर जल्द एक सकारात्मक फैसला लेंगे, और उस फैसले की जो घोषणा है वो कल शाम को कर दी गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि अति आवश्यक सेवाओं में जिन चीजों को शामिल किया गया है, जैसे कि पुलिस है, दूरसंचार है, रेलवे है, जैसे दूरदर्शन के या रेडियो के जो लोग हैं, यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी लोग होते हैं, खासतौर से वो लोग जो चुनाव ड्यूटी में कार्यरत रहते हैं, उनके लिए अति आवश्यक सेवाओं के आधार पर पोस्टल बैलेट का प्रावधान है। अब इसमें हमने हमेशा देखा है कि पत्रकार जो कि अक्सर चुनाव ड्यूटी के समय पे बाहर रहते थे और अपने इलाके में वोट नहीं डाल पाते थे, इसके लिए एक बहुत बड़ा समाधान मिला है। हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में आयोग ने एक अतिरिक्त रूप से फैसला लिया है, क्योंकि अब तक ये देखा जाता था कि अधिकांश वही लोग जो सरकारी कर्मचारी होते थे और चुनाव ड्यूटी में शामिल होते थे, उन्हीं को ये सुविधा मिली हुई थी। लेकिन अब जो कि पत्रकार जो कि गैर सरकारी भी हैं, लेकिन उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो चुनाव ड्यूटी में उनकी सहभागिता हो रही हो, और इसे चुनाव आयोग के द्वारा जैसे रिकॉग्निशन प्राप्त होता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी चुनाव को कवर करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, अगर वो किया जाता है और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर आयोग में आपका नाम है कि आप चुनाव कवर कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपको दिल्ली में, जैसे कि आपने बताया, ऐसे ही सभी राज्यों के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि जहां पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो इस मामले में आदेश जारी करके इस चीज को अमल में लाएं और पत्रकारों को ये सुविधा दें जो कि चुनाव ड्यूटी के समय अपने काम में रहने की। और वहीं ऋषि, आज पहले चरण के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपनी तैयारियों के दौरान और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस बार सबसे ज्यादा फोकस फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवाओं पर रहेगा। बिल्कुल, देखिए, नोटिफिकेशन एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके माध्यम से नामांकन की जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, और इससे ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। लेकिन इस चरण में अगर हम देखें, पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव है 102 सीटों पर, और ये बेहद महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसमें अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, तो तमिलनाडु में भी चुनाव है, इसी तरीके से पूर्वोत्तर के सिक्किम में चुनाव है, तो वहीं राजस्थान में भी चुनाव है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों पर चुनाव शुरू हो रहा है। और इस पहले चरण में अगर हम देखें तो एक तरीके से ये चुनावी महाकुंभ का चरण है, क्योंकि इसमें पूरे देश भर के सभी इलाके चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चुनाव समाप्त होता जाएगा उन राज्यों में। अब जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इसी चरण में, पहले चरण में चुनाव खत्म हो जाएगा।
तो वहां पर जो चुनावी गतिविधि है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ वहां पर वोटिंग जो काउंटिंग है वो ही बचेगी, वोटिंग और काउंटिंग। लेकिन इस पूरे चरण में अगर हम देखें तो सभी इलाके इसमें चुनाव में शामिल हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। और हम कह सकते हैं कि इस पहले चरण के माध्यम से हमारा देश चुनावी रंग में रखने जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए एक वोट की ताकत को पहचानने के लिए लगातार इलेक्शन कमीशन द्वारा कहा गया कि आप अपने घर से निकले और जो भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी होती है, जिस दौरान जिस चरण में आपका इलाका आता है, आप वोट जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां के कूच बिहार जिले के दिनहाटा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमले की खबर है। ममता सरकार में राज्य मंत्री उदयन गुहा की रैली के दौरान यह वाकया हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने दावा किया कि जब उनका काफिला इलाके से निकल रहा था तो टीएमसी की रैली स्थल से उस पर पथराव किया गया। इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता उदयन गुहा ने अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए उकसाया। वहीं गुहा ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया। पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी ने आज दिनहाटा में 24 घंटे बंद का आह्वान किया और तलब है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक एक रैली में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे थे। और इसी बड़ी खबर पर कोलकाता से हमारे साथ प्रसन्नजीत जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, सुप्रभात आपको। टीएमसी राजनीति करने के लिए आई है पश्चिम बंगाल में लोगों का भला करने के लिए, या फिर जब कोई कार्यकर्ता अपना काम करने के लिए सड़क पर निकलता है उस पर पथराव करने के लिए? ये उदयन गुहा की अगर इतिहास कहे तो उनके खिलाफ इस तरह की आरोप कई सारे लगे हैं पिछले कई सालों में, जितने साल वो राजनीति में है। और उनकी जो बदजुबानी और इस तरह की जो गुंडागर्दी है, ये इतिहास है। ऐसा नहीं है कि वो ये अचानक हो गया है और किसी तरह से इसके कारण माफी मांग ले तो हो जाएगा, लेकिन ये इनका इतिहास है। और जहां तक हमें पता चला है कि वहां पे शायद उदयन गुहा की जो समर्थक है वो किसी पार्टी में, पार्टी मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं राजनीति की पार्टी नहीं कह रहा हूँ, किसी सेलिब्रेशन की पार्टी में मजे हुए थे और उसी जगह से निशित प्रामाणिक की काफिला गुजरते वक्त इन लोगों का इस मौज मस्ती में कुछ हो सकता है कि बाधा प्राप्त होने के कारण ये गुस्सा होकर जो केंद्रीय मंत्री है, और शुरू और यही खत्म नहीं है, ये केंद्रीय मंत्री के ऊपर उस इलाका में पहले भी इस तरह की जो हमला है ये किया गया है। मतलब ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो पूछ रही थी कि राजनीति नहीं, मैं बंगाल की राजनीति से बार बार ये कहला जाता है कि जो तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक और नमूना है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जब इस तरह की बर्ताव से राजनेताओं को बचना चाहिए, उस वक्त इस तरह की घटना शुरू से ही शुरू हो गया है। तो आगे 3 मास हमें या 2.5 मास बंगाल को झेलना पड़ेगा इस तरह की गुंडागर्दी, यही सबसे दुखद बात है। और बिल्कुल प्रसन्नजीत, ये सोचने वाली बात भी है कि ये टीएमसी प्रमुख को भी सोचना चाहिए कि इससे बार बार जो इस तरह के कृत्य और ऐसी तस्वीरें जाती हैं, इससे बंगाल की छवि खराब होती है, पश्चिम बंगाल की छवि खराब होती है, और इस पर सोचकर लगाम लगानी चाहिए। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और लोकसभा चुनावों के बाकी बचे उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली। कोर ग्रुप की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यवार नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन राज्यों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। वहीं संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में घिरी तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोकपाल ने अब इस मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके बाद श्रीकांत दुबे ने ट्वीट किया कि मेरी शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया।
लोकपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाए। इसके साथ ही लोकपाल ने जांच एजेंसी को 6 महीनों में रिपोर्ट भी देने के लिए कहा। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष के पास एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के बदले रिश्वत ली थी। संसदीय प्रश्नों के लिए नगद आरोप पर एथिक्स कमेटी की जांच के बाद पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से सांसद रही मोइत्रा को पिछले साल 8 दिसंबर को संसद के निचले सदन से निष्कासित कर दिया गया था। और कर्नाटक में जेडीएस ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी डीके सुरेश पर आरोप लगे हैं कि वो मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रेशर कुकर और साड़ियां मुफ्त में बांट रहे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जेडीएस ने जारी किया है, जिसमें साड़ियों और मुफ्त उपहारों से भरे 3 ट्रक दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बेंगलुरु ग्रामीण में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने इन ट्रकों को रोक लिया है। जेडीएस का दावा है कि पिछले 48 घंटों में 4 लाख से अधिक प्रेशर कुकर वितरित किए गए हैं। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने मांग की है कि चुनाव आयोग डीके सुरेश के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई करे और उन्हें चुनाव लड़ने से रोके। बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश और कुमारस्वामी के नजदीकी रिश्तेदार डॉक्टर मंजुनाथ के बीच मुकाबला है। और ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी कुछ अहम खबरें। और फिलहाल एक और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई।
तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां मौजूद हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ प्रमुखता से छापा है आज अखबारों ने? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत हम कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। दरअसल 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। पहले चरण में इन सीटों पर मतदान किया जाना है, जिसमें 21 राज्य होंगे। 19 अप्रैल को ये मतदान होगा और 27 मार्च जो है वो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। इसके अलावा एक और खबर निर्वाचन आयोग से ही जुड़ी हुई है। दरअसल चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए 9 टीमें तैयार की गई हैं, जो केंद्र और राज्य के समन्वय के साथ मौजूद रहेंगी। ईडी, बीएसएफ और आईटीबीपी सहित 25 एजेंसियां ऐसी हैं जो तत्काल दबिश देने के लिए भी सक्रिय रहेंगी और ये उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब किताब रखेगी। तो निर्वाचन आयोग ने इस बार विशेष तैयारी की है खर्च पर नकेल कसने के लिए। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ये बात कही थी कि डमी कैंडिडेट का एक मुद्दा जो लगातार सामने आता है, उसको लेकर के कई बार उम्मीदवार डमी कैंडिडेट उतारते हैं और उनके नाम पर चुनावी खर्च करते हैं। तो इस तरह की भी परेशानियां ना हो, इससे सामना करने के लिए विशेष एजेंसियां तैयार की गई हैं। एक और खबर आज हमें पंजाब केसरी अखबार में देखने को मिली है। यह निर्वाचन आयोग से जुटाए गए आंकड़ों के माध्यम से प्रकाशित की गई है। दरअसल पहले चुनाव से ही जमानत जब्त होने का सिलसिला जारी है। जी हाँ, कई बार चुनाव में जो उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो वो जो एक तय प्रतिशत है वो उतने भी मत हासिल नहीं कर पाते हैं और ये जो पहले चुनाव हुआ उसके बाद से लेकर के अब तक जमानत जब्त होने का सिलसिला जारी है। तो ये आंकड़े आज प्रकाशित किए गए हैं और बताया है कि पहले चुनाव से लेकर अब तक लगभग 71,000 से ज्यादा प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हो चुकी है। और 2019 की अगर बात करें, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव की, तो 86% उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी जमानत जब्त हुई। वहीं अगर दलों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर बसपा के उम्मीदवार रहे और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, जिनकी जमानत जब्त होने का आंकड़ा सबसे अधिक रहा। इसके अलावा एक और खबर की बात करें जो देश और व्यापार पेज पर जनसत्ता अखबार ने लिए, बाकी सभी अखबारों में भी देखने को मिली है। दरअसल अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिजर्व बैंक द्वारा जो बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया गया कि भारत की 8% की वृद्धि दर कायम रहेगी। इस खबर को आज सभी अखबारों ने लिया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की तरफ से अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, ये बात कही गई है चीन के बेतुके दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए। इसके अलावा चलते चलते बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर के साथ। दरअसल आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है और इसको लेकर के आज एक स्टडी प्रकाशित की है हिंदुस्तान अखबार ने और बताया है कि चिंताजनक कॉलम के साथ बताया है कि पौष्टिक भोजन की कमी से बढ़ रही है मुंह की बीमारियां। आपको पता होगा कि मुंह की बीमारियां यदि बढ़ती हैं तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये तमाम आंकड़ों के साथ आज बताया गया है कि यदि दुनिया भर में जो खाद्य असुरक्षा से दांत खराब होने या मसूड़े में सूजन या मुंह की और भी स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं उसका लगातार प्रतिशत बढ़ रहा है, तो हम भी अपने दर्शकों को ये सलाह देंगे कि आप पौष्टिक भोजन लीजिए और संतुलित आहार लीजिए ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है अहम खबरें को हम तक समेट कर लाने के लिए और साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ किया कि इजराइल रक्षा बल रफा में जमीनी अभियान को आगे बढ़ाएगी। उत्तर कोरिया ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के अगले दिन किम जोंग उन की निगरानी में परमाणु सक्षम सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में रॉकेट दागे। हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ है। इसमें देशद्रोह और विद्रोह के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में टेक्सास के आव्रजन कानून बनाने को मंजूरी मिली, जिसमें राज्य और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को बिना अनुमति के राज्य में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो में अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी चुनावों में जीत दर्ज की।
दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची जारी की गई, जिसमें फिनलैंड एक बार फिर विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले पायदान पर। उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड, अफगानिस्तान और लेबनान दो सबसे नाखुश देश। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दक्षिण अफ्रीकी जांचकर्ताओं ने नेशनल असेंबली के स्पीकर मापसा नगाकुरा के घर पर छापेमारी की। उनके रक्षा मंत्री रहते हुए एक ठेका देने के बदले करोड़ों रुपए लेने के आरोप हैं। क्यूबा के शहर सैंटियागो सहित पूरे द्वीप में घंटों तक ब्लैकआउट और भोजन की कमी के विरोध में रैलियां निकाली गई। और अब बात कारोबार की। प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई। 17 मार्च तक लगभग 18,90,000 करोड़ का कलेक्शन। चालू वित्त वर्ष में 19.45 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पार करने का अनुमान लगाया गया। आयकर विभाग ने अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही साथ आयकर दाता 2022-23 और 2023-24 के लिए अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन 2026 में पटरियों पर दौड़ने लगेगी। साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2026 में तैयार हो जाएगी और सूरत से एक सेक्शन में चलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL को NTPC से 1600 मेगावाट की सिंगरौली अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना चरण 3 की स्थापना के लिए ठेका मिला है। और अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु आज स्विस ओपन के अपने पहले दौर के मैच में थाईलैंड के खिलाड़ी से भिड़ेंगी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल मियामी ओपन के मुख्य दौर में जगह बनाने से चूक गए। अंतिम क्वालिफाइंग दौर के मैच में उन्हें हांगकांग के कोलमैन वांग ने 3-6, 6-1, 7-5 से हरा दिया। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने USA के अली खान के साथ आगामी ICC पुरुष T20 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ करने के लिए न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को रोशन किया। विश्व कप 2024 ग्लोबल ट्रॉफी टूर 15 देशों का दौरा करेगा। खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। नटी हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का नया प्रोमो शेयर किया है। अमिताभ बच्चन इन दिनों प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हसन की फिल्म कल की 2898 AD की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म पटना शुक्ला 29 मार्च को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। सोनू सूद की नई फिल्म फतेह में एक्टर को जबरदस्त एक्शन रोल में देखा जाएगा। एक्टर आयुष शर्मा की नई फिल्म रुसलान 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में आएगी। PVR आइनॉक्स पासपोर्ट दक्षिण भारत में भी उपलब्ध होगा। अब 4 मूवी टिकटों के लिए केवल 349 रुपए लगेंगे। फिल्म लुटेरे 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दस्तक देगी। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज का ऐलान हुआ। फिल्म का पोस्टर किया गया जारी। और अब बात आपकी सेहत की। भोजन के पाचन के बाद निष्कासन की प्रक्रिया में पाचन तंत्र और बड़ी आंत की विशेष भूमिका होती है। बड़ी आंत में कोई बीमारी होने पर उसका कार्य प्रभावित होता है और अगर वो बीमारी कैंसर हो तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है।
कैंसर काफी लोगों को प्रभावित करते हैं। पाचन तंत्र कई अंगों से निर्मित होता है। भोजन की नली, आमाशय, जिगर और बड़ी आंत, ये सभी पाचन तंत्र के भाग होते हैं, जिनके सहयोग से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। कैंसर पाचन तंत्र के किसी भी अंग में हो सकता है। बड़ी आंत का कैंसर एक गंभीर समस्या है। ये कैंसर बड़ी आंत यानी कोलन या रेक्टम यानी मलाशय में हो सकता है, जिसके लिए जीवन शैली से संबंधित कई कारण जिम्मेदार होते हैं। बड़ी आंत का जो कैंसर है वो एक पाश्चात्य देशों की बीमारी है और अभी पिछले 10 से 20 सालों में हमने ये देखा है कि ये बीमारी इंडिया में भी बढ़ गई है और इसके बढ़ने के कई कारण हैं। एक कारण जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है वो है हाई प्रोटीन डाइट या खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होना, खासकर कि जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन डाइट होना। हमारे यहाँ पर 10, 15, 20, 30, 40 साल की उम्र में ये कैंसर पाया जाता है, यानी कि बच्चों में, यंग एडल्ट्स में, उस उम्र में जिसमें कि आदमी को अपना व्यवसाय करना है या पढ़ाई करनी है या बच्चे छोटे हैं, उस उम्र में ये कैंसर पाया जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक खतरे की घंटी है। यदि व्यक्ति को मल में खून आए, कब्ज या दस्त लंबे समय तक चले, पेट के निचले भाग में दर्द हो, अचानक वजन कम होने लगे या अत्यधिक थकान महसूस हो, ऐसे लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। कोलोरेक्टल कैंसर कोलन या मलाशय के कैंसर है, जो कोलन और मलाशय के अस्तर में पॉलिप्स के विकास के साथ शुरू होते हैं। कोलन और मलाशय बड़ी आंत के भाग होते हैं, जो पाचन तंत्र का सबसे निचला हिस्सा होता है। इन सभी कैंसर का इलाज उनकी स्थिति और गंभीरता पर निर्भर करता है। कोलोनोस्कोपी में डायग्नोसिस भी हो जाता है और टुकड़ा भी लिया जाता है बायोप्सी का। उसके बाद इसकी स्टेजिंग होती है, सीटी स्कैन होता है और अगर आपको शल्य चिकित्सक बोलते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको तुरंत सर्जरी करानी चाहिए। जो सर्जन्स ट्रेंड हैं और इस शल्य चिकित्सा में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो इस सर्जरी को दूरबीन के माध्यम से कर पाते हैं, जिससे छोटे छोटे चीरे लगते हैं और अंदर पूरा इलाज किया जाता है। प्रिवेंशन के लिए मैं यही कहूँगा कि एक अपना संतुलित आहार लें, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो और जो हमारे ये स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी जो आदतें हैं उनको कम करें या बंद करें और एक बहुत अच्छा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, जिसमें कि खेलों का बहुत अच्छा योगदान है और 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। कुछ सावधानियां रखकर कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। आवश्यक है कि बड़ी आंत में असामान्य लक्षणों को पहचानकर प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का इलाज शुरू करवाया जाए, जिससे जटिलता और गंभीरता से बचाव किया जा सके। कैंसर की जल्द पहचान उसके बेहतर इलाज और व्यक्ति का बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में बात करते हैं अब मौसम से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश। वहीं झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर का अगर हम रुख करें तो वहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर हल्की बारिश और तूफान की भी आशंका है। 20 से 23 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय में बारिश और गरज के साथ बौछारों की संभावना जताई गई है। साथ ही बात की जाए सौराष्ट्र और कच्छ की तो यहाँ पर गर्म तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। आइए देखते हैं कि आपके राज्य में क्या है तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं मथुरा में मनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की कुछ झलकियों के साथ। बिल्कुल, यहाँ नांदगांव में हर साल की तरह इस साल भी महिलाएं लाठियों के साथ होली के इस अनूठे समारोह को बड़े धूमधाम से मनाती हुई नजर आ रही हैं। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।